तो नमस्कार, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी। तो सबसे पहले हिंदी है ज़िंदगी समूह द्वारा आयोजित फ़ेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और सबसे पहले इस समूह के समन्वयक श्री ऋषि शर्मा जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस समूह में आऊँ और आप सभी से बातचीत करूँ। ये बहुत अच्छा अवसर है मेरे लिए। चूँकि मैं एक अध्यापक हूँ और इस समूह में भी बहुत सारे साथी अध्यापक हैं और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इस समय पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की खूब चर्चा चल रही है। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो मुझे ये कहा गया था कि मैं हिंदी भाषा शिक्षण पर अपनी बात रखूँ। तो मुझे तो सिर्फ़ इतना कहना है कि जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो स्पेसिफ़िक सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदी भाषा की बात नहीं करती, बल्कि भारतीय भाषाओं की भी खूब बात करती है। तो जब मैं भाषा कह रहा हूँगा, तो उसमें हिंदी स्वयं ही शामिल होगी और जैसा कि हमारा समूह भी हिंदी हिंदी है ज़िंदगी है, तो हम सबकी प्रतिबद्धता भी इस भाषा को लेकर कुछ ज़्यादा है। तो इस नीति में जो 4 भाग हैं, पहले मैं उनका ज़िक्र करूँगा बहुत संक्षेप में क्योंकि मैं सिर्फ़ इस पूरी बातचीत में भाषा शिक्षण को लेकर जो कहा गया है, जो हम समझ पा रहे हैं इस नीति को लेकर, मैं उस पर फ़ोकस करूँगा। हालाँकि इस पूरी नीति में बहुत सारी बातचीत करने का मन है और बहुत सारी बात इस पर हो सकती है, लेकिन हमारे पास सिर्फ़ 1 घंटे का समय है, तो हम भाषाई जो मकसद हैं और जो भाषाई पहलू हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी और आप सब लोग जुड़ रहे होंगे। मौसम बहुत ख़राब है, तो उस की भी चिंता मुझे है। आज सुबह से बिजली भी नहीं थी, तो अभी आई है बिजली, तो वो भी एक चिंता है। ख़ैर, तो इस नीति में 4 भाग हैं। एक पहला जो भाग है वो स्कूल शिक्षा को लेकर है और उसमें 8 उपखंड हैं। दूसरा जो भाग है इसका वो उच्चतर शिक्षा की बात करता है और उसमें 11 उपखंड हैं। और तीसरा जो भाग है वो केंद्रीय विचारणीय जो मुद्दे हैं उसमें 5 उपखंड हैं, उसकी ये बात करती है और फिर चौथा जो हिस्सा है वो क्रियान्वयन की रणनीति पर पूरी बात रखती है ये नीति और उसके 3 उपखंड हैं। लेकिन जो हमारी बातचीत है वो भाषाई संदर्भ में होगी। तो तो लेकिन ख़ास जो बातें हैं, जिसके इर्द-गिर्द हमको बातचीत करनी है, वो मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा जिसकी बहुत कम बात हो रही है। हम सकारात्मक हैं इस नीति को लेकर और नीति है ये। अभी इस पे एनसीएफ अ, बनेगा, अभी संसद पे चर्चा होगी, फिर कानून बनेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम एक सपना कह सकते हैं, एक विज़न हम उसको कह सकते हैं कि आने वाले 20-30 सालों में हमारा भारत अ, यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से, युवाओं से कैसा बनेगा, इसकी जो आशा और उम्मीद इस नीति में की जा रही है, ये मुख्य मसला है। हम बस इस पे फ़ोकस करें। तो जो स्वीकारोक्तियाँ हैं इस नीति में, उस पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि नीति ये स्वीकार करती है कि आने वाले 10 सालों में हम भारत के लोग दुनिया की आबादी में सबसे बड़ा युवा वर्ग देने वाले देश के रूप में जाने जाएँगे। ये एक बड़ी बात है और ये सत्य भी है। दूसरा इसमें समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की बात कही गई है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि आजीवन शिक्षा देने का जो अवसर है वो रहेगा अब इन 20-25 सालों में और जो पूरे देश के हालात हैं उसको भी महसूस किया गया है और ये कहा गया है कि नए कुशल कामगारों की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, हम भारतीयों को और हमने अभी ये देखा अभी लॉकडाउन के दौरान कि कैसी स्थितियाँ सामने आई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ कही गई हैं और अ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मोनिका भंडारी जी और पवन चौहान जी, मोहन चौहान जी, ओम प्रकाश जी, रेखा जी, उमेश कर्नाटक जी, अंशु मदान जी और राजेंद्र चौथा जी आप लोग जुड़ गए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत सारे साथी हमारे उत्तराखंड के हैं इस समय।
तो आप सभी को नमस्कार। मेरा आत्मबल बढ़ाने के लिए तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि जो समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की बात इस नीति में कही गई है। एक बात और, ये नीति है, अभी जैसे मैंने पहले भी कहा, और ये एक खाका है, एक सपना है। जैसे हम मकान बनाने की सोचते हैं, हमारे ज़हन में एक मकान होता है, लेकिन उससे पहले ज़मीन देखते हैं, ज़मीन देखने के बाद हम उसका नक्शा बनाते हैं, उसको पास करते हैं, फिर निर्माण करते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आप इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखिए, हम सबको देखनी होगी। अब ये लागू कैसे होगी, इस पे हम लोग कैसे विचार करेंगे, हम लोग कितनी भूमिका निभाएँगे, ये एक अलग पहलू है। लेकिन अभी तो हमारे सामने ये नक्शा आया है, एक मानचित्र आया है, हमारा 20-30 सालों में हमारा भारत कैसा होगा, उसकी जो उम्मीद की गई है शिक्षा को लेकर, हम उस पे बात कर रहे हैं। ये हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा जब भी हम बात कर रहे होंगे। तो अ, नैतिक नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है, ये नीति स्वीकार करती है। और हम अध्यापकों के लिए एक बात जो मुझे यहाँ पे इसमें दिखाई दी और मुझे वो रेखांकित करने का मौका मिला कि शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्मानीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी होगी। ये नीति कह रही है, जोर देकर कह रही है। और नीति ये भी कह रही है कि तर्कसंगत विचार और कार्य करने की क्षमता, ऐसा व्यक्ति, ऐसे इंसान का अच्छे, मतलब अच्छे इंसानों का विकास करना हमारी इस नीति का जो है मकसद होगा। और वो सहानुभूति, साहस, लचीलापन भी आया है इसमें, और वैज्ञानिक चिंतन की बात भी कहीं-कहीं पर की गई है। और यहाँ पर ये भी मैं कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कल्पना शक्ति और नैतिक मूल्य इसका आधार रहेंगे। ये मैं इस अ, एनईपी 2020 में कहा गया है। और हाँ, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता। तो जो बुनियादी साक्षरता है, उसको ये माना जाता है कि कक्षा 3 पास कर जाने वाला जो बच्चा है, जितना वो जानता है, भाषाई कौशलों को लेकर और गणित को लेकर जो भी विषय हैं, उतना उस पर इतना हमारा जोर रहेगा। हाँ, ये बात इस पे भी आई है कि अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया जाएगा, बजाय रटंत विद्या प्रणाली की। ये आया है, और पर सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ शिक्षा परीक्षा पास करने के लिए ना हो, बल्कि अवधारणात्मक समझ बढ़ाने वाली बात हो, ये इस नीति में भी कहा गया। और हाँ, एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हम, वो विषय मेरा नहीं है, लेकिन हम अगर हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान से पहले जो हमारे 2 दस्तावेज़ सामने आए हैं, मैकाले का और कर्ज़न का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम वहाँ से इस सफ़र को देखें, तो कई सारे दस्तावेज़ हमारे सामने आए हैं, और उन सारे दस्तावेज़ों की बातें भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल हैं। और इसलिए जो नीतियाँ हैं, पॉलिसियाँ हैं, वो बहुत पेशेवर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत होती है, ये भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। हाँ, एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण बात है, जिस पर अभी मैंने नहीं सुना कुछ, लेकिन इस पे साफ लिखा है, तो मैं उसको ठीक वैसे ही पढ़ रहा हूँ। एक मजबूत, जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश, ये शब्द निवेश, तो जो अर्थशास्त्री हैं और जो अर्थ को समझते हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वो मुझे भी गाइड करें कि ये इसको हम कैसे लें, इस बात को कि एक मजबूत, जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश, साथ ही सच्चे परोपकारी निजी निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा दी जाएगी। इस पूरे 20, 25, 30 सालों का जो विज़न है, उसमें ये बात भी हमको रेखांकित करनी है, और इसकी मायने हमें समझने पड़ेंगे। खैर, मैं फिर वहीं पर आता हूँ। हाँ, जो हमारी ये नीति है, वो बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन में कार्य करने में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देगी।
तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर मेरे स्कूल में या मैं जिस जगह में पढ़ाता हूँ या मैं जहाँ पर रहता हूँ और मेरी क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे अलग-अलग भाषाओं के हैं, तो उनको अध्ययन कराने और उनके साथ अध्यापन कराने में जो भाषा की शक्ति है, उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये इसको हम कैसे समझें, हम जो भाषा के लोग हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मैं सीधे क्योंकि समय को भी हमने देखना है कुछ बिंदु इस पूरी नीति से माध्यमिक शिक्षा तक, मैं उच्च शिक्षा की बात नहीं करूँगा, जो माध्यमिक शिक्षा है हमारी उसमें जो चीज़ें मुझे रेखांकित करने का अवसर मिला, मैंने उन्हें रेखांकित किया है आप सब लोगों से साझा करने के लिए। तो मैं उसको जल्दी-जल्दी भी रखूँगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी सामने आई हैं, तो मैं उसको रख रहा हूँ। तो एक तो ये है कि ये कहा गया है कि भारतीय भाषाओं का संरक्षण, संवर्धन और प्रसार होना चाहिए कहा गया है। अभिव्यक्ति की क्षमताओं का बच्चों में विकास करना है, ये नीति में कहा गया है। अब ये अभिव्यक्ति की क्षमताओं का मतलब 99% अंक लाना नहीं है। ये जो बातचीत हम कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो लाइव होने के लिए जो सहजता चाहिए बातचीत करने के लिए जो सहजता चाहिए, अपनी बात को ठीक ढंग से रखने के जो कौशल है, उसको महसूस किया गया है कि अभी हमारे अ, बच्चों में ये नहीं है। तो अभिव्यक्ति की क्षमताओं का, जो उसका लिखना है, जो उसका पढ़ना है, जो उसका बोलना है और मैं तो कहता हूँ कि जो उसका सुनना है, हम लोगों का सुनना है, हम सुनते भी तो कहाँ हैं? तो उन सारी बातों को यहाँ पर जोरदार ढंग से रखा गया है और बच्चों में अपनी भाषा के प्रति सम्मान आए, इस बात की भी इसमें चर्चा की गई है और ये भी कहा गया है कि जो भाषा है, अब भाषा मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मैं अगर उत्तराखंड में हूँ, तो मैं गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी हैं, उसको भी लूँगा और हिंदी को भी लूँगा और संस्कृत को भी लूँगा। आप अगर उत्तर प्रदेश में हैं, तो सिर्फ़ हिंदी की बात नहीं, हिंदी की जो बहुत सारी और जो भाषाएँ बोली नहीं कह रहा हूँ मैं, भाषाएँ कह रहा हूँ, वहाँ या हमारे जो भी साथी पूरे देश के साथी जहाँ से भी इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इसको अपनी भाषा, अपने आस-पास की भाषा, जहाँ बच्चे जिस भाषा को बोलते हुए स्कूल में आते हैं, वो भाषा की बात है। हिंदी तो सर्वोपरि हम मान ही रहे हैं क्योंकि हमारे जो 7-8 राज्य हैं, उनकी भी बात कर रहे हैं और अगर हम अ, पूरे उस परिदृश्य की बात करें तो अपने आप में हिंदी बोलने वाले, हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी समझने वाले और हिंदी पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले ज़्यादा हैं ऐसा मेरा अनुमान है। तो हम हिंदी को भी बात कर रहे हैं और हम पूरी भाषाओं की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं कि बच्चों में अपनी भाषा के प्रति सम्मान की बात आ गई है। यहाँ पर जो एक बात कही गई है कि कला और संस्कृति से जो अटूट जुड़ाव है, वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उसको भाषा के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात मुझे यहाँ पर लगी और वो ये कह रहे हैं कि इनकी सराहना जो ललित कलाएँ हैं कला है, साहित्य है और संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की भी बात की जा रही है, वो भाषा के बिना संभव नहीं है। तो ये अब मैं फिर वहीं पे बात कह रहा हूँ बार-बार कि ये कैसे होगा? कैसे लागू कराया जाएगा? इसके लिए कितने मानवीय संसाधन, आर्थिक संसाधन कितने कानून, कितने नियम लागू करने होंगे, उसकी बात हम यहाँ पे अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कांसेप्ट है, जो अवधारणा है, जो स्वप्न है नीति का, उस पे तो हम बात कर ही सकते हैं, उसके इशारों को समझ सकते हैं। तो ये जो बात है, ये मुझे यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण लगी और हाँ, नीति इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित भी है कि हमने पिछले 50 सालों में मैंने और आपने और हमारे सभी बड़ों ने 220 भारतीय भाषाएँ खो दी। 220 भारतीय भाषाएँ हम खो चुके हैं, हम भारत के लोग। तो इसकी चिंता यहाँ पर की गई है और आदरणीय ओम प्रकाश क्षत्रिय जी, मैं आपका को प्रणाम करता हूँ। मैंने आपका सत्र भी सुना था और ऋषि शर्मा जी आपका तो मैं नाम ले चुका हूँ, आप ही हमारे बीच में सेतु का काम कर रहे हैं तो और सिद्धार्थ शर्मा जी अ अ, वो कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी, मैं समझ रहा हूँ और आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही। तो वो तो की समस्या है, यहाँ मौसम बहुत खराब है। अ, उसपे मैं माफ़ी ही चाहूँगा कि ये आवाज़ कट-कट के आ रही है क्योंकि बहुत मौसम खराब है, बहुत बारिश जैसा मौसम हो रखा है, बादल यहाँ पे गड़गड़ा रहे हैं। इसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, तो जो
220 जो भारतीय भाषाएँ हमने खो दी हैं और यहाँ पे ज़िक्र ये भी आया है कि यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय मान लिया है। इसके अलावा जो 220 भारतीय भाषाएँ हैं। तो अब आप ये देखिए कि कितनी चिंता है इस नीति को भी और हमें भी इस बात की चिंता होनी चाहिए। 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएँ हैं, वे भी कठिनाई में हैं, ये बात भी यहाँ पर कही गई है और इसमें आप इनको भी शामिल कर लीजिए जो 38 अन्य भाषाएँ हैं जिनको शामिल करने की माँग पूरे देश के अलग-अलग अंचलों से उठती रही हैं। तो ये सब चिंताएँ हमारी भी होनी चाहिए, हम जो भाषाई लोग हैं और हम भाषाई लोग क्यों? हम हिंदुस्तानी, सभी हिंदुस्तानी इस बात की चिंता करें, करनी भी चाहिए और करते भी हैं। और इस नीति में ये भी कहा गया है कि जो हमारी समृद्ध भाषाएँ हैं, देखिए अब एक तरफ तो ये चिंताएँ हैं, अब समृद्ध भाषाएँ कौन-कौन सी है इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन नीति कहती है कि जो हमारी भारतीय भाषाएँ हैं, समृद्ध भाषाएँ हैं, उनको संरक्षित, अभिलेखित करने की ठोस उपाय होंगे, ये इसमें कहा गया है। तो समृद्ध भाषाएँ क्यों? सारी भाषाएँ जिनको बोलने वाले अगर 20-25 लोग भी रह गए हैं, तो उनको भी संरक्षित और अभिलेखित करने की आवश्यकता है। नहीं तो कौन रहेगा? एक आखिरी मुखिया जो है, आखिरी बुज़ुर्ग अगर किसी भाषा का बोलने वाला है, अगर वो उसका देहांत होता है, तो उसके साथ वो भाषा भी मर जाती है। तो ख़ैर, भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल स्तर पर एकीकृत करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं और ज़ोर से बोलूँगा। जी। तो ये जो बात है कि भारतीय भाषाओं के शिक्षण और उसके अधिगम को स्कूल स्तर पर एकीकृत करने की ज़रूरत है। मतलब वो ये नीति जो मानती है कि एक स्कूल में जो बहुत सारे शिक्षक अलग-अलग भाषाओं को अंगीकृत करके आते हैं, अच्छी बात है, उसको कोई बुराई नहीं है। तो उसको ये कह रहे हैं कि उसको कैसे एक टीचिंग में उसको कैसे उसका ज़रिया बनाएँ कि अधिकतम बच्चों को लाभ हो सके, ये इसमें आया है। और एक बात और जो हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी पढ़ने-लिखने वाले लोग हैं, जो भी पढ़ने-लिखने की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि किताबें स्कूलों में रहें, बच्चे पढ़ें, घरों में किताब पढ़ने का प्रचलन हो, हम एक-दूसरे को किताबें दें। तो ये नीति ये भी कहती है कि जो भारतीय भाषाओं की छपी सामग्री एक बात और, जो पहले भी आई है, ऐसी बात नहीं कि और नीतियों में नहीं आई, लेकिन इसमें भी स्पष्ट उसका उल्लेख है, कि मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि भाषा शिक्षण में बातचीत की क्षमता का विस्तार होना चाहिए। इसका मतलब हम ये महसूस कर रहे हैं कि कक्षा-कक्ष में हमारे आस-पास जो बातचीत है, बच्चों को जो बातचीत के अवसर दिए जाते हैं, उनमें अभी और संभावनाएँ हैं। उन्हें और दिया जाना ज़रूरी है। तो और जो शब्द भंडार है, इसकी भी बात यहाँ पर हो रही है कि भाषाओं का शब्द भंडार बढ़े। उसमें हम चाहे हिंदी है हमारी, चाहे और कोई भी भाषा है और हमारा जो शब्दकोश है, वो समृद्ध हो, इसकी बात भी नीति कहती है। और जो हम सब लोग जो भाषाई लोग हैं, वो एक बात जो यहाँ पर मुझे बहुत शानदार और जानदार लगी कि भाषा शिक्षण अनुभव पर आधारित हो। अभी और नीचे भी इसको और स्पष्ट करेंगे कि वो कैसा अनुभव यानी अनुभव पर आधारित हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो भाषा शिक्षण है, वो अनुभव पर इतना आधारित नहीं है, किताबी शिक्षण हो रहा है। और वो कैसा वो थोड़ा-सा और आगे आएँगे हम कि बातचीत का मैंने आपसे कह दिया और वो ये भी कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण में अंतःक्रिया करने की क्षमता का विकास है। अब हम इसको कैसे लें? इसका मतलब अ, इस नीति में को बनाने वाले जो शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं, जानकार लोग हैं उन्होंने ये महसूस किया है कि जो परस्पर संवाद है क्रिया और प्रतिक्रिया का, सवाल और जवाब का, किसी प्रकरण पर केवल सुनना नहीं बल्कि बोलना, वो सारी की सारी चीज़ें अभी शायद कहीं न कहीं अधूरी हैं। उसको यहाँ पर कहा गया। हाँ, एक जो बात जिसकी बात अभी ऊपर भी आई थी लेकिन अब उसको यहाँ पर खोलने की ज़रूरत है कि भाषा शिक्षण में भाषा साहित्य, शब्द भंडार और व्याकरण केंद्रित न हो। मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ हम लोग अभी बीच में 4-5 महीनों में हमने बहुत सारे सत्र लिए, सत्र सुने
हमारे बहुत सारे साथियों का आग्रह ये होता है कि जब वो हिंदी पढ़ा रहे होते हैं या भाषा पढ़ा रहे होते हैं, सबसे पहले वो चॉक उठाकर या सबसे पहले बच्चों से ये कहते हैं लिखो शब्दार्थ, और इस पे बड़ी बहस होती है कि नहीं ये तो बहुत ज़रूरी है। मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी नहीं है, मैंने नहीं कहा ऐसा। लेकिन अब यहाँ देखिए नीति क्या कह रही है? नीति कह रही है कि भाषा शिक्षण में भाषा, साहित्य, शब्द भंडार और व्याकरण केंद्रित ना हो, वह बातचीत को विस्तार दे और शिक्षण अधिगम में सहायक हो। ये जो बातचीत है, हमारी जो बातचीत है, वो ये भी इशारा कर रही है कि केवल और केवल व्याकरण का जो आभामंडल है, उसको प्रस्तुत करके हम जो भाषाई कक्षा है, उसकी जो सहजता और सरलता है, उसकी हत्या ना करें। और केवल शब्द भंडार पर या केवल जो साहित्य है उसको पढ़ दिया, कि जो साहित्यिक भाषा है उसको पढ़ दिया, नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आप इसको बातचीत के माध्यम से आस-पास के परिवेश से जोड़ते हुए उसको उसका शिक्षण हम लोगों को कराना है, ये ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। त्रिभाषा सूत्र जो बहुत चल रहा है इस समय तो ये हर नीति में है। और हमारे जो शिक्षाविदों ने, हमारे जो भी जानकार हैं, जिन्होंने भी अपने-अपने शोध पत्र और अपने दस्तावेज लिखे हैं, तो वहाँ पर भी त्रिभाषा की बात आई है, पहली बार नहीं आ रही है। अब हम इसको देख लेते हैं त्रिभाषा सूत्र जो यहाँ जिसका हमको ज़िक्र करना चाहिए कि एक तो इसमें शास्त्रीय भाषाएँ हैं, जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी, ये एक भाषा यानी त्रिसूत्रीय, और दूसरी जो राष्ट्रीय भाषाएँ हैं हमारी, जिसका ज़िक्र मैंने अभी ऊपर भी किया कि जो 22 भाषाएँ हैं और जो जिनको हम और उनको भी मान लेते हैं, जो 32 भाषाओं का आग्रह है कि उनको जोड़ा जाए 8वीं अनुसूची में, तो ये जो हमारी राष्ट्रीय भाषाएँ हैं, ये 2, और तीसरी है आधुनिक यूरोपीय भाषाएँ, जिसमें इसको यहाँ पे हम अंग्रेजी के साथ-साथ और जो भाषाएँ अभी नीचे आएगा, बहुत सारी भाषाओं का ज़िक्र यहाँ पर हो चुका है नीति में कि उनको बढ़ावा दिया जाएगा। मित्रों, यहाँ पर हम किसी भी भाषा के विरोधी नहीं हैं। जैसे हम लोग साथियों को भी सुन रहे हैं कि इस देश में अंग्रेजी का जो आभामंडल है, वो बढ़ता ही चला जाएगा, वो कम नहीं होगा, लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ये जो नीति है, वो ये नीति भारतीय भाषाओं की बात करती है। चल ही नहीं रहा है। क्या ऐसा है कि रुका हुआ है वीडियो? देख लेता हूँ। नहीं चल रहा है, यहाँ पे तो चल रहा है। तो आवाज़ का मुझे बताया जा रहा है कि आवाज़ नहीं है, अब तो इस नेटवर्क की प्रॉब्लम को मैं कैसे देखूँ? क्या मैं बाहर जाऊँ फिर? बाहर फिर अंधेरा हो गया है। तो मैं जारी रखता हूँ, जैसा भी होगा। अ, जी, तो उम, हाँ, जो त्रिभाषा सूत्र की बात चल रही थी, उसमें एक संस्तुति साफ है जो पहली बार नहीं है कि हिंदी भाषी राज्यों में दक्षिण की कोई भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। और हम सब लोग, साथी लोग इस बात की पुरजोर वकालत करते हैं कि हम जो हिंदी भाषी राज्य हैं, मैं बड़ी माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा कि हमने कभी भी बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ दक्षिण भारत की भाषाओं को सीखने का, सिखाने का मन अंदर से नहीं बनाया है शायद। मैं अगर कुछ लोग ऐसा को कर रहे होंगे तो मैं उनके लिए सैल्यूट। लेकिन टोटलिटी में अगर हम देखें, इसीलिए जो हिंदी के साथ अन्य भाषाओं का झगड़ा कभी-कभी जो विरोध के स्वर सुनाई देते हैं, उसके पीछे ये एक बड़ा कारण है। तो हमको मित्रों इस पे बात करनी चाहिए कि हम अपने आस-पास की भाषाएँ ज़रूर सीखें, ज़रूर उनको बढ़ाएँ, लेकिन हम हिंदी भाषी राज्यों की जो भाषाएँ हैं, उनमें से किसी एक भाषा को ज़रूर सीखें, ज़रूर सिखाएँ, उसको समझें, उसको विस्तार देने की बातचीत करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तभी हमारी भाषाएँ बचेंगी और
गंगा जमुनी संस्कृति भी बढ़ेगी और जो हमारे भारत के संविधान का जो ढाँचा है, जो हमारी उद्देशिका है, वो तभी सार्थक होगी। हाँ, नीति में संस्कृत को त्रिभाषा की मुख्य धारा में विकल्प के तौर पर पेश किया जाएगा, ये इस तरीके से इसमें कहा गया है। हाँ, जो भाषाओं का जो ऑनलाइन मॉड्यूल कहा गया है यहाँ पर कि भाषाओं का जो ऑनलाइन मॉड्यूल है वो विकल्प के रूप में रखा जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसको कैसे किया जाएगा वो एक अलग सवाल है कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं कोरोना के समय में कि हम कितनी ऑनलाइन कक्षाएँ ले पा रहे हैं, उनकी सार्थकता पर भी सवाल उठ रहे हैं, उनकी उपयोगिता पर भी सवाल उठ रहे हैं, उसके माध्यम पर भी सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से काम चल रहा है, जिस तरीके से पूरे देश में अभी मोबाइल और इंटरनेट दोनों किसी के पास हैं। अभी एक आंकड़ा आया है उसमें मैं तो दंग रह गया कि ऐसे परिवार जिनके घर में इंटरनेट भी हो, स्मार्टफ़ोन भी हो और कंप्यूटर भी हो, वो 10 से 12% ही परिवार हैं। बताइए। तो जब अगर इसको हम पूरे भारत का आईना समझें, तो ये तो अभी बहुत स्थिति हमारी बहुत खराब है। तो ऐसे में संभव है कि ये जो नीति है, ये इस पर ज़ोर दे कि हमारी जो भाषाएँ हैं, वो तभी बचेंगी, जब हम उसको ऑनलाइन भी प्रस्तुत कर पाएँ। लोग उसको ऑनलाइन भी सुन पाएँ, ऑनलाइन भी उसको समझ पाएँ और ऑनलाइन उसको संप्रेषित भी कर पाएँ। तो ये एक जो बात है, मुझे आपके सामने रखनी थी और हाँ, जो कक्षा 6 से 12 तक के जो हमारे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनको ये कहा गया है कि उनके लिए 2 साल का विकल्प दिया जाएगा भारत की शास्त्रीय भाषाओं का साहित्य सीखने और समझने के लिए। मौका मिलेगा उनको कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को उस पूरी पढ़ाई के दौरान शायद मैं ऐसा समझा हूँ इसको कि 2 साल का विकल्प मिलेगा कि वो हमारी जो शास्त्रीय भाषाएँ हैं, उसके साहित्य को समझें, उसको सीखें। अब ये कोर्स के रूप में होगा या विषय के रूप में होगा या ये केवल विकल्प के तौर पे होगा, ये थोड़ा-सा अभी समझने की ज़रूरत है। और जो अभी जैसे बात आई थी ऊपर कि माध्यमिक स्तर पर जो भारतीय भाषाएँ हैं हमारी, वो और फिर अंग्रेज़ी और फिर विदेशी भाषाएँ, ये इस तरीके से इसमें रखा गया है। तो अंग्रेज़ी को भी पूरा एक पूरा दर्जा समझिए आप इसको और जो हमारी भारतीय भाषाएँ हैं वो और तीसरे रूप में कहा गया है कि विदेशी भाषाएँ, अंग्रेज़ी को अलग कहा गया है और विदेशी भाषाओं में कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और पुर्तगाली और रूसी, रशियन भाषा इस इनके अध्ययन के लिए जो है सामग्री उपलब्ध कराई जाएँगी। ये इन भाषाओं का विस्तार अब हमारे भारत में होगा। ये यहाँ पर कहा गया है, नीति में कहा गया है, स्पष्ट तौर पे कहा गया है और हमारा जो भाषा शिक्षण है, हमारा जो हम लोग करते हैं उसमें आप किसी भी भाषा को ले लीजिए, उसमें उन्होंने कहा है कि हम अब ये जो व्याख्यान विधि और परंपरागत विधियों से हम जो भाषा शिक्षण करवाते हैं, उसको अनुभवात्मक यानी अनुभवजन्य होनी चाहिए वो, एक्सपीरियंस बेस्ड जो विधियाँ हैं, उससे हम उसको समृद्ध करेंगे। अच्छी बात, स्वागत किया जाना चाहिए इस बात का और वास्तविक जो जीवन है, उस जीवन के जो अनुभव हैं, उसका संबंध दिखाते हुए हमको ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होना होगा, ये नीति यहाँ पर कहती है। और जो भारत का जो हमारा ज्ञान है प्राचीन भारत का जो ज्ञान है, भाषाई ज्ञान, भाषा के तौर पे जो चीज़ें हैं, साहित्य है, विज्ञान है, उसको जो है पूरा एक प्रोग्राम के तौर पे भारत का ज्ञान ऐसे करके शिक्षा नीति उस पर पुरज़ोर उसकी वकालत करती है कि हम चाहेंगे कि इन 20-30 सालों में उम, हमारी भारतीय शिक्षा में अध्ययन करने वाले बाहर के लोग भी और हमारे भारतीय बच्चे भी वो प्राचीन भारत का ज्ञान समझें, उसमें भाषा, उसमें विज्ञान, उसमें जो साहित्य है, उसको महसूस करें, ये भी इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों
एक जो बात है कि ये जो इतनी सारी चीज़ें केवल और केवल भाषाई तौर पे रखी गई। मैंने यहाँ पर और प्राथमिक और उससे पहले वाला ढाँचा वो नहीं रखा है। शिक्षकों की समस्याओं पर भी कोई बात मैं नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि हमको भाषा शिक्षण पर बात करनी है। लेकिन इसमें बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिस पे हमको बात करनी चाहिए, इस पे खूब चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो इस पे बात होनी और भी बाकी है। तो अगर हम सब लोग शांत रहेंगे, सहमत रहेंगे, असहमत नहीं होंगे, तो दिक्कत होगी। एक तो ये। दूसरी बात कि इसको लागू कराने के लिए इसको अमली जामा पहनाने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो कैसे होगा, कहाँ से आएगा, इस पे भी हम सबकी चिंता होनी चाहिए। और 2016-17 में अगर हम कहें, उसके बाद इतनी अच्छी नहीं हुई हैं, बहुत और खराब हुई हैं। कैसे क्या कि 1,08,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ अभी एकल शिक्षक, एक अकेला शिक्षक जो है, अगर हमने पूरे उसकी बात की है, तो मैं बताना भी चाहूँगा आपको कि मोटे तौर पे जो 14 लाख स्कूल हैं, उन 14 लाख स्कूलों में ऐसे स्कूल 1,08,000 स्कूल हैं जहाँ पे केवल एकल शिक्षक। और जबकि मोटे तौर पे हम जो लोग मानते हैं सभी लोग कि कम से कम जो 40 का अनुपात है, चलिए 30, पहले तो 30 का हम कहते हैं कि 30 का हो, चलो 40 का ही मान लेते हैं। तो उसके हिसाब से हमको बहुत सारे शिक्षकों की अभी जो वर्तमान में स्कूल है उसके लिए उतने शिक्षकों की ज़रूरत है। और अगर हम इस पूरे ढांचे को, जो हमारा नया ढांचा बनेगा, उसके हिसाब से देखें तो हमको बहुत सारे शिक्षक चाहिए, समृद्ध शिक्षक चाहिए, जैसा ये नीति कह रही है। स्किल्ड, कौशल से भरपूर शिक्षक चाहिए, जैसा कि नीति कह रही है। तो ये हमको देखना होगा। और जो हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं 1100, मेरी जानकारी में लगभग 1,100 जो विद्यालय हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं, सेंट्रल स्कूल पूरे देश में, वहाँ भी जब आंकड़ों की हम बात करते हैं तो 40 से 50% पद हमेशा हर साल रिक्त रहते हैं, जबकि उन स्कूलों को हमारे पूरे भारत के स्कूलों के आदर्श स्कूल बताया है उनको। तो ये जो मामला है, हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे होगा और होना चाहिए। बिल्कुल हम इसके प्रति आशान्वित हैं कि ये सब हो, अच्छे से हो। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि, और भाषाई जो बात है, हमारे जो भाषाई शिक्षक हैं, हम सब लोग जानते हैं, इसमें मुझे कोई कहने की दो राय वो नहीं है कि हमारे बहुत सारे साथी भाषा पढ़ाते हैं, लेकिन वो भाषा के साथ-साथ जो उनका विषय नहीं है, क्योंकि रिक्त पद है, तो वहाँ पढ़ाते हैं और वो मुख्य हो जाते हैं। और जो हमारा हिंदी या हमारी और जो भाषाएँ हैं, वो वो उसका जो विषय है वो गौड़ हो जाता है। तो ये इसको कैसे ठीक करना है हमको, ये भी हमको समझना होगा। दूसरी बात, एक बात जो मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जिसको यहाँ पे कहना ज़रूरी मैं समझता हूँ कि नैतिक मूल्य अपनाने के लिए सक्षम होना होगा, ये कहा गया है। और जोर देकर ये कहा गया है कि बच्चों को पंचतंत्र की मूल कहानी, जातक कथाएँ, हितोपदेश और अन्य मज़ेदार दंत कथाओं को पढ़ने और सीखने का अवसर मिलेगा। ये जो बार-बार भारतीय परंपराओं, भारतीय साहित्य की बात की जा रही है, यहाँ पर हम सब लोग ये भी कहना चाहते हैं कि जो वैज्ञानिक विचारधारा है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाती हैं हमारे ज़हन में, हमारे बच्चों में, जो वैज्ञानिक नज़रिया जगाती है, उसकी ओर भी हमको बढ़ना होगा। मुझे इस पूरी नीति में इस तरह की बातचीत नज़र नहीं आई। हालाँकि ऐसा नहीं है कि विज्ञान और वैज्ञानिक विचारधारा, तार्किकता की बात इसमें नहीं कही गई है, लेकिन जिस तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें पुरज़ोर तरीके से आई हैं, उस तरीके से जो तर्कशील साहित्य है, तार्किक जो साहित्य है, वैज्ञानिक नज़रिया जगाने वाला जो साहित्य है, उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देने वाला कोई अनुच्छेद, कोई वाक्य मुझे नहीं मिला। अगर आपको मिले तो मुझे ज़रूर बताएँगे। इस पर भी हमारा इशारा होना चाहिए
देखिए हम जो सब लोग हम हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, हम क्यों इस नई तकनीक के साथ सहज नहीं हैं? क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारा परिवेश है, जो हमारी शिक्षा है, उसमें ये पक्ष बड़ा कमज़ोर रहा है। हम पुरज़ोर वकालत करेंगे भारतीयता की, राष्ट्रीयता की, अपनी संस्कृति की, लेकिन इन सब को आगे बढ़ाने के लिए भी हमको नई सूचना तकनीक के दिशा में आगे बढ़ना होगा। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी, जो मुझे कहनी थी और दूसरा इसमें कई जगहों पर ये आया है कि पाठ्य पुस्तकों का बोझ कम हो। यशपाल समिति की सिफ़ारिशें कहाँ चली गई? एनसीएफ 2005 हमारे सामने आया। हमारा बड़ा सौभाग्य रहा है कि हम उसके शुरुआती दौर से लेके उसके लागू होने तक साथ-साथ रहे। उनकी किताबों की प्रक्रिया में हम साथ रहे। तो कोई भी नीति, किसी भी नीति को आप कमज़ोर तो कह सकते हैं, तो किसी भी नीति को हम खराब नहीं कह सकते। अब तक जो हमारी 3 नीतियाँ आई हैं और उसके बीच में जो भी संशोधन हुए हैं, जो भी आयोग आए हैं हम उसको अगर देखें तो वो सब बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। कहीं न कहीं उसको लागू करने पर और जिन्होंने उसको लागू कराना है धरातल तक, हम भी कहीं न कहीं कमज़ोर हुए हैं या हमने हमारी जो इच्छा शक्ति है वो कहीं न कहीं कमज़ोर रही है जिसकी वजह से हमारा जो विज़न है वो पूरा हासिल नहीं हो पाया। तो जो बात है कि जो पाठ्य पुस्तकों का बोझ कम करने की बात आपने कही है, स्वागत है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, वेलकम। लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो भाषा की बारीकियों के लिए जो पूरक सामग्री है, वो बढ़ेंगी, पूरक सामग्री और तय पाठ्य पुस्तकों के अनेक विकल्प हमारे सामने होंगे। तो संभव है कि अध्यापकों के लिए हो, छात्रों के लिए ना हो कि उसके पास पाठ्य पुस्तकों की बहुत सारी मतलब पूरक पुस्तकों के तौर पे हो। हम ये नहीं कह रहे साहित्य हो, एक अकेली किताब क्यों हो उसके पास बहुत सारी किताबें हों, लेकिन जो हमारी स्थितियाँ हैं, हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, वो उसमें अगर आप ये तो पाठ्य पुस्तकों का बोझ कम करने की बात तो 64 से आ रही है, 60 के दशक से आ रही है। लेकिन क्या पाठ्य पुस्तकों का बोझ कम हुआ है? लगातार बढ़ रहा है और जो कोचिंग संस्कृति है उसने तो और सत्यानाश कर दिया हमारे बचपन का। ख़ैर तो ये सब बातें हमें आपके सामने रखनी थी और हाँ, जो आधुनिक शिक्षा का जो अगर हम अध्ययन करें हमारे पूरे भारत का अंग्रेज़ों के ज़माने का उससे पहले की बात हम छोड़ देते हैं। तो भी अगर हम पीछे से आएँ तो जो मैकाले का दस्तावेज़ है, लॉर्ड कर्ज़न का जो दस्तावेज़ है, उसके बाद जो हमारे भारतीय सुधारक है जिन्होंने बहुत ज़्यादा जोर देकर इस शिक्षा पर अपनी बात रखी, उसको भी हमको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। 1904 और 1913 के जो दस्तावेज़ हैं, उसको भी हमको खंगालना चाहिए। फिर दूसरी बात हम दूर क्यों जाएँ, जो हमारे गांधी जी का जो शिक्षा का दर्शन है, जिसमें नई तालीम वाला जो मसला है वो भी और जो समय-समय पर वो अपनी बात रखते रहे हैं, उसको भी अगर हम देखें, उसका भी अगर हम पुनरावलोकन करें तो वो भी हमारे भाषाई नज़रिए को बहुत अच्छे तरीके से रखती रही हैं, उसको भी हमको देखना चाहिए और फिर सबसे बड़ी बात जो कोठारी कमीशन है, उसको तो आप हम सब लोग जानते ही हैं और हमको एक बार इस आलोक में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है और उसमें भी ख़ास तौर पे जो हमारा भाषाई संदर्भ है, उसके हिसाब से हमको ज़रूर मैं निवेदन करूँगा कि हम उसपे ज़रूर चर्चा करें कोठारी कमीशन पर। इससे ये होगा कि हम ये देख पाएँगे कि 40, 60, 80, 2000, 2020 इन चरणों में भी अगर हम देखें, तो हम कहाँ थे और हम कहाँ तक पहुँचे और हमें कहाँ तक पहुँचना था। तो ये चीज़ें तभी आएँगी जब हम पीछे मुड़कर ज़रूर देखें और 1968 की जो पहली शिक्षा नीति है उसको भी ज़रूर देखें। 1986 की जो दूसरी शिक्षा नीति है जो फिर पुनर्संशोधित हुई 1992 में हम उसको भी देखें। तो इससे एक बड़ा एक हम हमारा जो नज़रिया है वो बनता है और हमको बहुत सारी चीज़ें साफ नज़र आती हैं। ये देखना हमारा हम सब लोगों का दायित्व भी है दोस्तों। तो मैं इतना ही आपसे कहना चाह रहा था और कुछ अगर इस संदर्भ में कुछ बातचीत और आगे बढ़े, तो मुझे भी खुशी होगी कि हम इस पे बात कर रहे हैं। हाँ, मैं बार-बार उस बात को फिर कह रहा हूँ कि हमारा जो काम है, वो ये है कि हम इस समय जो हमारे सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो दस्तावेज़ आ गया है, हम उस पे तो बात कर सकते हैं ना। अभी तो उसको लागू करने में जो भी दिक्कतें आएँगी, जो भी उसमें फैसले होंगे,
तो उसपे फिर ये ना हो कि हमको फिर ये सुनने को मिले कि नहीं बड़ी दिक्कतें हैं भारतीय भाषाओं को शामिल करने के लिए, अभी हमें इतने हज़ार शिक्षक चाहिए, तो अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। फिर धीरे-धीरे वो क्या है छँटता है। एक ऐसा जेब जिसमें हम पैसे रख रहे हैं, ऊपर से खूब बढ़िया रुपया रख रहे हैं और हमको लग रहा है हमारी जेब भारी है, लेकिन वो नीचे से क्या है फटी हुई है और हम आगे बढ़ रहे हैं और वो जो हमारा जो रुपया है वो उस जेब से नीचे जा रहा है। ऐसा ना हो, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो दस्तावेज़ है हमारा, हमारा है, बिल्कुल हम सबका है। हम सबका है, इसको बनाने में हम सबकी भूमिका रही है, इसको ले जाने में हम सबकी भूमिका रहेगी। तो ये बातें हों, हम आशा करें, हम दबाव भी बनाएँ, हम इस पे खूब चर्चा करें। जहाँ-जहाँ हमको इसमें दिक्कत सी लग रही है, जहाँ चीज़ें चुनौतीपूर्ण सी लग रही हैं, हम उसको फैलाएँ, उस पे बात करें, अपने जनप्रतिनिधियों से भी बात करें, अपने स्कूल में भी बात करें, अभिभावकों से भी बात करें। तो जाकर कुछ इसमें और नयापन आने का की संभावना बनेगी। तो ये दोस्तों मुझे ये आपसे कहना था और ऑनलाइन जो डिजिटल है उसको जोड़ा गया है इसमें तो ये इसको देखते हैं कि कैसे होता है। हमको ये भी समझना होगा कि हमारी जो समस्याएँ हैं, हमारी जो दिक्कतें हैं, वो अभी कम नहीं हुई हैं, लेकिन समय के साथ-साथ हमको तो चलना ही होगा। हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने इस दौरान वीडियो बनाना सीखा, यूट्यूब में चीज़ों को देखना सीखा। क्लास में हम पढ़ाते हैं तो मुक्त रहकर स्वतंत्र रूप से पढ़ाते हैं, लेकिन अब चूँकि हमको 10 मिनट में कोई वीडियो बनाना है किसी प्रकरण का, तो कैसे उसको संक्षेप में करना है, बात भी जाए और थोड़ा-सा सुगठित जाए, इसको हमने समझने का प्रयास किया इस दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान। तो ये जो बात है, एक हमारे साथी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि यार उम, पूरी नीति को पढ़ते हुए ये लगता है कि शिक्षकों पर भरोसा नहीं किया गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा बार मतलब अगर गौर से पढ़ें, तो ऐसा लगता है कि शिक्षकों पर नीति को भरोसा नहीं है। लेकिन मैंने तो आपको पढ़कर एक वो सुनाया है कि यहाँ पे कहा गया है कि अ, शिक्षक को उसका सम्मान सबसे अनिवार्य इस समाज का अनिवार्य हिस्सा माना जाए, वो सम्मान उसको दिया जाए, पुनः लौटाया जाए। तो कहीं न कहीं उस बात को भी फिर एक बार हमको देखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा है? जैसा और साथी भी कह रहे हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हमको आशावादी होना चाहिए और मैं मानता हूँ कि पीछे के जो दस्तावेज़ आए हैं, जो सिफ़ारिशें आई हैं, वो कहीं न कहीं नज़रअंदाज भी हुई हैं, वो पूरी तरीके से लागू नहीं हुई हैं। लेकिन अगर हम 47 के दशक में जाएँ, तो मेरी जानकारी में जो है कि हम जब देश आज़ाद हुआ था, तो हम पूरी देश में 8 से 12 ही लोग पढ़े-लिखे थे। और आज हम जो है पहुँचते-पहुँचते 50, 60, 70, 72 तक पहुँच गए हैं और बहुत सारे राज्य तो 82% से ऊपर साक्षरता लेकर आगे बढ़ गए हैं। और हमारे जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था भी हमारे सामने है, हमको उनको भी समझना चाहिए और जो अभाव हैं हाँ, एक चीज़ जो जिसकी बार-बार हम बात कर रहे हैं कि इसको भी एक बार कि ऐसा ने हम ये क्यों नहीं उम्मीद करते हैं, जैसे अभी कोरोना के समय में हमने ये देखा कि जो सार्वजनिक उपक्रम है हमारे, सरकारी अस्पताल और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, राजकीय कार्मिक, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य के कर्मचारी, उन्होंने कोरोना काल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों। ये इससे आप भी सहमत होंगे और वहीं निजी अस्पतालों की बात माफ़ कीजिएगा मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जो निजी अस्पताल हैं या निजी चिकित्सक हैं, उन्होंने भी भरपूर अपनी जान लड़ाई है कोरोना के मरीजों के साथ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं जहाँ पर मरीजों के साथ जो है बहुत दोयम दर्जे का व्यवहार हमारे प्राइवेट चिकित्सकों ने किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी चिकित्सकों ने नहीं किया होगा, लेकिन इस पूरे संकट के दौरान जो हमारा सार्वजनिक सेवा वाला हिस्सा है, सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी जो चिकित्सक हैं, सरकारी जो सफाई कार्मिक हैं, सरकारी जो चिकित्सा से जुड़े हुए हमारे जो कार्मिक हैं, वो बहुत काम आए दोस्तों। लेकिन ये कितना अच्छा होता कि ये पूरी की पूरी नीति ये कहने का साहस करती कि पूरी की पूरी सार्वजनिक शिक्षा को हम
सरकार इसकी ज़िम्मेदारी ले। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर अब निजी साथियों को, निजी संस्थाओं को आने का न्योता ये नीति यहाँ पर दे रही है, ऐसा मुझे लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो या ऐसा होगा ही, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर साफ संकेत मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, उसकी आहट मुझे तो दिखाई दे रही है, जबकि हमारे सामने कोरोना काल में एक मजबूत पक्ष सामने आया था कि बहुत सारी चीज़ों में अंततः जो सरकार है और सरकारी व्यवस्था है, उसको ही आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी लेनी होती है और वो लेते भी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। सरकार हमसे है और हम सरकार से हैं, हम सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बात यहाँ बार-बार आ रही है, बहुत जगहों पर आई है कि परोपकारी, निजी, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा। तो इसका मतलब ये है कि हम भारत के लोग जिस सरकार को बनाते हैं, हम ही हैं वो, हम भी अब अपनी जो संरचना है, सरकारी जो व्यवस्था है, उसको और मजबूत करने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी बात गलत साबित हो, ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा है। तो मुझे ये कहना है कि मैं उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इंतज़ार करूँगा, जिसमें कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य कभी ऐसा सपना आए कि ये दोनों की दोनों जो क्षेत्र हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जो है पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी सरकार इसको उठाएगी, सरकार इसे लेगी, ऐसा हो, बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ आप ज़रूर कहेंगे इस बात को। और वो एक अलग बात है कि उसमें सुधार कैसे हो, चरमरा गई है वग़ैरह-वग़ैरह, लेकिन कहीं न कहीं उसकी निगरानी, कहीं न कहीं उसकी देखभाल भी तो ज़िम्मेदारी थी, तो वो नहीं हो पाया। उसमें ऐसा नहीं है कि केवल हम ही लोग हम ही ज़िम्मेदार हैं या हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। तो जैसे परिवार में होता है, सरकार कौन है? सरकार एक मुखिया है ना हमारी, जैसे परिवार में मुखिया होता है, तो परिवार में कोई अगर एक सदस्य अम, आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है या अपने उस धर्म का निर्वाह नहीं करता है, तो मुखिया उसको सँभालता है। तो सरकार को चाहिए कि सरकारी उपक्रम को सँभाले, उन्हें बचाए, उन्हें बनाए रखे। तो धीरे-धीरे स्थितियाँ जो है निजी हाथों में जा रही हैं और जैसा कि मैं फिर एक बात ज़रूर कहकर फिर अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि अभी कोरोना के काल में हम जो लोग हैं, भारत के लोग और शिक्षक, उनको कोई डेटा नहीं मिला है सरकार की ओर से। किसी भी निजी कंपनी ने इस दौरान इस 5 महीने, 6 महीने में कोई डेटा सस्ता नहीं किया और हम सब लोग जो सरकारी शिक्षक हैं निजी शिक्षक भी, मैं उनको भी शामिल करता हूँ, हमने हर रोज़ जो है 400-500 एमबी खर्च किए अपने जेब से। आप कह सकते हैं वेतन मिलता है, तो वेतन तो सबको मिलता है, किसको नहीं मिलता है वेतन? तो कहीं क्या इस दौरान 5 महीनों में क्या आपने किसी बड़े ज़िम्मेदार संस्थान के मुखिया के तौर पर सरकार की ओर से हम लोगों की पीठ थपथपाते हुए कहीं कोई वाक्य सुना? कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग करवा रहे हैं, एमबी खर्च कर रहे हैं, इसको इस तरीके से मत देखिएगा सर, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी किसकी है? आप कह रहे हैं कि सब कुछ होगा, ऑनलाइन होगा, लेकिन इस समय तो किसी को आपने पूछा तक नहीं है। बच्चे उसको कैसे खोलेंगे? कैसे हम जो 400-500 एमबी खर्च करके वीडियो बना रहे हैं, ऑडियो बना रहे हैं, दुनिया भर के लिंक्स भेज रहे हैं, वो बच्चे खोल भी पा रहे हैं? क्या उनके पास है डेटा? क्या उनके पास मोबाइल हैं? तो ये सारी स्थितियाँ हमारे सामने हैं, तो हमें चाहिए कि क्या कल ये स्थितियाँ और सुधरेंगी? क्या हम और हमारी सरकार हर किसी को अब आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि अरे! शिक्षकों को चाहिए था कि वो अपने बच्चों को मोबाइल दे देते। वाह! बहुत बढ़िया। हम लोगों ने तो चिंताएँ भी की, हमने अपने बच्चों से संपर्क भी किया। जा गए गाँव में तो वहाँ हमारा विरोध हुआ कि भई तुम बाहर से आ रहे हो, यहाँ पे क्यों आ रहे हो? कोरोना है। वो सारी तमाम चीज़ें वो कहीं नहीं आई। तो मित्रों बस मुझे यही कहना था, बहुत सारी बातें और भी हैं जो छूट गई हैं क्योंकि बिल्कुल 6 बजकर 28 मिनट हो गए हैं। मेरा समय समाप्त होने वाला है और मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि इसमें आप लोगों का कहना था कि आवाज़
नहीं आ रही है और मौसम बहुत ख़राब है मित्रों और आज लाइट भी नहीं थी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो सवाल यहाँ पर आए हैं मैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं अलग से जवाब दूँगा, यहाँ पे दूँगा तो अब समय नहीं रहा हमारा। और मैं मित्रों निवेदन ये करूँगा कि भाषा की कक्षा को व्याकरण आधारित मान लिया गया है, बिल्कुल आधारित मान लिया गया है और हमारे जो भाषा के शिक्षक हैं उनका भी बड़ा ज़बरदस्त आग्रह रहता है कि नहीं, सबसे पहले व्याकरण। तो ओम प्रकाश जी वो मेरा विषय नहीं है 5+3+3 लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं उसको रख देता हूँ क्योंकि वो उस तरीके से यहाँ पे है नहीं, बढ़ जाएगा टाइम। तो देखिए ये बहुत मोटे तौर पे जो यहाँ पे आया है कि जो शुरुआती जो दौर है वो अब ये मान लिया गया है कि 3 से 8 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी जो 5 साल की शिक्षा है, वो एक अलग ढाँचा बना दिया गया है। तो उसमें उसको आंगनबाड़ी ऑब्लिक प्री स्कूल कहा गया है। उसमें 3 साल और प्लस कक्षा 1 और 2 के लिए 2 साल। तो कितने हो गए 3 और 2 5 साल। इसको 3 से 8 साल की उम्र का एक अलग हिस्सा मान लिया गया है। दूसरा जो है इसमें कहा गया है कि प्री-प्रेटरी स्टेज, तो इस स्टेज में कक्षा 3, 4 और 5 ये 3 साल की का एक अलग ढाँचा और इसमें उम्र मानी गई है 8 से 11। तो ये एक जो दूसरा ढाँचा है और तो ये हो गया कितना 5 प्लस 3 अब फिर तीसरे में आते हैं, तीसरा मिडिल स्कूल स्टेज कक्षा 6, 7, 8 के लिए ये 3 साल की होगी और इसमें उम्र है 11 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो इस ढाँचे में रखे जाएँगे और चौथा है सेकेंडरी स्टेज, इसमें 2+2 किया गया है, यानी 9-10 के लिए 2 साल, 11-12 के लिए 2 साल, 4 साल और इसकी उम्र रखी गई है 14 से 18 साल। तो इस पे मित्रों केवल इस पे भी एक पूरा सत्र बनता है। इसके जो लाभ हैं और इसकी जो हानियाँ हैं, उसको भी हम रखना चाहेंगे कभी। क्योंकि 3 से 8 साल की उम्र को जो आपने एक जगह पे रख दिया है बहुत सारे देश ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उसके जो परिणाम आ रहे हैं सामने, वो भी बहुत अच्छे नहीं हैं, चिंताजनक हैं। क्योंकि ठीक है, हम मानते हैं कि 8 साल से पहले बच्चे की बुद्धि का 80% विकास हो जाता है, लेकिन आप उसको अगर एक खाँचे में रख रहे हैं, तो वहाँ बड़ी दिक्कत है सर, बहुत बड़ी दिक्कतें आएँगी दिक्कतें। मैं अभी उस पे नहीं कहना चाहूँगा। तो मित्रों 1 मिनट और ऊपर हो गया है और बहुभाषी शिक्षण है हम लोग तो कोशिश करते हैं। इस पे भी देखिए मोनिका जी पूरा एक सत्र चाहिए। ऐसे बहुत जल्दी में बात करके ना मैं पूरी बात रख पाऊँगा, ना ही साथी इसमें विमर्श कर पाएँगे कि बहुभाषिकता की बात पहली बार नहीं हो रही है, बार-बार होती रही है। हाँ, इसके प्रति हम लोग कई लोग जड़ हैं और हम लोग उपहास भी उड़ा देते हैं कई बार। जैसे हमारे यहाँ नेपाली भी बच्चे हैं, हमारे यहाँ कुछ बच्चे बिहारी भी हैं। तो कैसे उन 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 वो जो घर से अपनी भाषा को लेकर आ रहा है, उसके साथ हम कैसे संवाद करें? हमको भी तो समृद्ध होना होगा और दूसरी बात ये है कि केवल मातृभाषा का मतलब यहाँ पे सिर्फ़ वो नहीं है कि जो माँ भाषा बोलती है। मातृभाषा का मतलब मैं जो समझा हूँ कि जो बच्चे जहाँ रहते हैं उसके आस-पास बोली जाने वाली जो बहुमत में जो भाषा है, वो है, वो भी है और फिर ये राज्य का अधिकार है। राज्य की बात अगर हम करेंगे तो उसमें साफ-साफ लिखा गया है, बिल्कुल क्लियर कट है। चाहें तो बहुत ज़बरदस्ती का सौदा नहीं होगा, कभी हो भी नहीं सकता है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है और नमिता जी कह रही हैं कि व्याकरण केंद्रित ना हो शिक्षण, बिल्कुल। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही आप ही की तरह हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे अभी हम देख रहे हैं वीडियो बन रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को भेजे जा रहे हैं, तो उसमें भी सारा का सारा जोर सारा का सारा मतलब 80% जोर व्याकरण पर है। व्याकरण का अरे! और भी तो भाषाई चीज़ें हैं, खूबसूरतियाँ हैं। उनकी बारीकियों को भी तो हम दे सकते हैं, उसके आनंद को भी तो हम दे सकते हैं। तो लेकिन वो है हमारे अंदर घुसा हुआ है। तो इस पे जो है बात है। सुबोध प्रसाद जी धन्यवाद आप सुदूर अफ्रीका से जुड़े, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऑस्ट्रेलिया से सॉरी। देवेंद्र मेवाड़ी जी मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। मेराज रज़ा साहब आप भी हमारे बीच में रहे, मैं आपको भी नमस्कार करता हूँ। अंशु मदान जी बिल्कुल मैं कब कह रहा हूँ कि ये सुधार नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है साहब।
लेकिन हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पीछे के जो हमारे विकास यात्रा है हमारी, हम कहाँ थे? वहाँ से अगर हम देखें तो बात और जुड़ती है। नीरू जी कह रही हैं नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते। साधना जी कह रही हैं कि बिल्कुल पढ़ने की आदत को विकसित कर, ये नीति कह रही है, बार-बार कह रही है। और बहुत सारी भाषाओं के साहित्य के अनुवाद की भी बात कर रही है, तो एक नया फ़ील्ड भी खुलेगा। और बहुत सारी चीज़ें देखिए, कोई भी नीति जब आती है 20 साल, 30 साल तक उसमें वो चलती है, तो बहुत सारी कमियाँ हमारे सामने आती हैं। देखिए, अभी अब अगर आप हम सब लोग देखें कि जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र के जो युवा हैं, वो किस स्थिति में पहुँच गए। अभिनय के क्षेत्र में जो हम बार-बार कहते हैं, वो कहाँ हैं? हमारे कला के अध्यापक कहाँ हैं? कई सालों से कला के अध्यापकों की भर्ती नहीं हुई और आप यहाँ कह रहे हैं कि जी, कला को हिंदी के साथ जोड़ा जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन देखिए ना, संस्कृत हमारे राज्य की, उत्तराखंड राज्य की दूसरी भाषा है, राजभाषा हो गई है, राज्य की भाषा हो गई है। लेकिन उसके विकास में क्या हुआ? पिछले 2000 में हमारा राज्य बन गया था। 2000 में 20 साल हो गए हैं। उस 20 साल में हमारी संस्कृत जो दूसरी राज्य भाषा है उसके क्या हाल हैं? तो बातें तो बहुत सारी हैं। तर्क के साथ अगर हम बात रखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और बातचीत से ही बातें निकलती हैं और जो जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि ये नीति खुद मान रही है कि 220 भाषाएँ मर गई हैं साहब, खत्म, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। तो कहीं न कहीं बिल्कुल कुछ न कुछ प्रतिबद्धताओं में कमियाँ रही हैं, तभी तो ऐसा हुआ है और अभी और भाषाओं का मरना तय है, ये यूनेस्को ने भी कह दिया है। अब मैं कह सकता हूँ कौन होता है यूनेस्को कहने वाला, लेकिन सच को स्वीकार करना होगा। तो दोस्तों मैं ज़रूर सारे सवालों को, सारी टिप्पणियों को ज़रूर देखूँगा। मैं वादा करता हूँ कि आपकी बात में अपनी बात ज़रूर शामिल करूँगा, यहाँ पे उनको रखूँगा। फिर आप ज़रूर देखिएगा और माफ़ कीजिएगा कि मैं बहुत संक्षेप में इस बात को रख पाया और रेणु मंडल जी, आपका भी स्वागत। अंशु मदान जी, मैं आपका नाम ले चुका हूँ, फिर भी आपका दोबारा नाम ले रहा हूँ। आलोक मिश्रा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद कि आप सब लोगों ने मुझे जो है इतना धैर्य से सुना। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वाक़ई में मौसम बड़ा ख़राब है, बहुत ज़बरदस्त मौसम। मैं तो सोच रहा था शायद बात हो भी नहीं पाएगी, इसलिए मैं बहुत जल्दी-जल्दी में बात रख रहा हूँ। देखिए मैं ओम प्रकाश जी ये पूरा का जो पूरा सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस पे पूरा एक चैप्टर है और उसमें रोज़गार की जो बात है, देखिए बहुत मैं अभी मैं उसको जोड़ूँगा तो घाल-मेल हो जाएगा। क्या ऐसा हो पाएगा कि मेरे स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, देखिए वो उनके माता-पिता ढोल बजाते हैं, ढोल दमाऊ, बाजे-गाजे बजाते हैं। उनमें से कुछ माता-पिता जो है दस्तकारी का काम करते हैं, कुछ माता-पिता लोहार का काम करते हैं, कुछ माता-पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं। इन कामों के प्रति जो असम्मान का भाव पूरे देश में चल रहा है, चलता आया है, उसको तोड़ने की तो ज़रूरत है, यहाँ पे आया है। लेकिन हमारी चिंता ये है कि आप कहीं शिक्षकों को ये ज़िम्मेदारी ना दे दें कि ये जो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, इनको अलग-अलग दस्तकारी देनी है, कौशल देने हैं, इनको छाँट लो। और फिर मैं छाँटने लगूँ, "ए तुम 4 बच्चे तो तुम तो ढोल ही बजाओगे, तुम जो है खेती करोगे, तुम जो है कुली-गिरी का काम करोगे।" क्योंकि हम उसको उसके परिवेश से और उसके घर के माता-पिता के काम-धंधे से जोड़ेंगे, ऐसा ना हो। ऐसा होगा तो जो वर्ग भेद है, जाति भेद है, वो और बढ़ेगा, उसकी खाई और बढ़ेगी। हमारा तो निवेदन ये रहेगा, अनिवार्य तौर पर देखेंगे अभी आगे, हम भी देखेंगे। अनिवार्य तौर पर हर बच्चे को ये सारे स्किल अभी इतने सारे स्किल हैं, कैसे सिखाएँगे आप? उसको पढ़ना भी है, उसको तो क्या पूरे स्कूलों में, निजी स्कूलों में भी और सरकारी स्कूलों में, सारे स्कूलों में ये जो व्यावसायिक शिक्षा है, वो अनिवार्य हो जाए अगर, बिल्कुल, तब तो बात है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये भी जो प्रयोग है वो हम लोगों की ज़िम्मेदारी होगी और जो सो कॉल्ड कॉन्वेंट माफ़ कीजिएगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कॉन्वेंट टाइप के स्कूल हैं, वहाँ इस
इस पूरे दस्तकारी से, इस तरह की चीज़ों से बच्चों को छोड़ा ना जाए, तब तो बात है। अगर ये पूरे अनिवार्य तौर पे इसकी जो पूरी की पूरी हर बच्चे को काम के प्रति हुनर और काम के प्रति सम्मान का अगर भाव इसमें आता है, तो बिल्कुल स्वागत है साहब और उसपे एक पूरा सत्र बनता है। अ, बिल्कुल उषा जी बात तो सही है, आपकी बिल्कुल सही है कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए नीति में साफ संकेत है, साफ निवेश, शिक्षा में निवेश की बात है। हो सकता है मैं इसको गलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ के सुनाया, बाकायदा मैंने वहीं से लिया है कि निवेश अगर शिक्षा को मान लिया गया है और अच्छा परोपकारी परोपकारी क्या हम मान सकते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों में, सार्वजनिक स्कूलों में परोपकार की भावना से संस्थाएँ, कंपनियाँ, सो कॉल्ड उद्योगपति, पूंजीपति परोपकार करने के लिए आएँगे? क्या वो वहाँ से कुछ हासिल करना नहीं चाहेंगे? जिन भी चीज़ों का निजीकरण हो रहा है, उससे पहले तो सार्वजनिक उपक्रम को बदनाम किया जा रहा है ना, उसको इतना कमज़ोर कर दिया जा रहा है कि हम ही तंग आ जाते हैं। तो हम कहते हैं छोड़ो यार अच्छा है कोई निजी चीज़ें ले लें। चाहे वो इंडेन, भारत गैस से लेकर हमारे पेट्रोलियम पदार्थों की बात हो, चाहे सरकारी परिवहन की बात हो, अस्पतालों की बात हो, संचार सेवाओं की बात हो, अब तो रेलवे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ तो ज़िम्मेदारी लेनी होगी ना, किसी एक क्षेत्र की ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से। आप कह रहे हैं सहकारिता की हम बात कर रहे हैं, सार्वजनिक चीज़ों तो सरकारी सस्ते गल्ले तो खत्म हो गए, एक समय था। उसकी प्लानिंग को उसको ठीक तरीके से हर एक आदमी तक वो पहुँचे, तो उस पे काम करने की ज़रूरत थी, ना कि उस डाल को काटने से कुछ नहीं होगा। बीमारी को पकड़ना होगा। मुझे इतना कहना है देखिए सर फिर मैं कह रहा हूँ कि 10 मिनट मैं ज़्यादा ले चुका हूँ और बिल्कुल स्वास्थ्य की भी ज़िम्मेदारी सर हम कोरोना ने तो हमें दिया ना सर उषा जी कोरोना ने तो हमें एक सबक दिया कि भरोसा करना होगा और जब जब जैसे-जैसे चीज़ें आई सामने बचाव की तब तो लोग भी आए, लेकिन सबसे पहले कौन कूदा? युद्ध में सबसे पहले दुश्मन के सामने कौन कूदा? राज्य के कार्मिक साहब, राज्य के अस्पताल, राज्य की जो नर्सें हैं वो कूदी, हमारे जो सरकारी सफाई कर्मी हैं वो कूदे और वो बीमार भी हुए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इस पूरे देश में हमको इन सारी चीज़ों को समझना होगा और जो शिक्षा की राजनीति है वो होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। शिक्षा में राजनीति हो, लेकिन संपूर्ण वर्ग को लेकर, संपूर्ण समाज के विकास को लेकर। आप जो ओम प्रकाश जी ने पूछा, व्यावसायिक वाला मामला, तो हमें मज़दूर चाहिए क्या? 14 घंटे काम करने के लिए, इसलिए उनका स्किल बढ़ाना है। वो अपने समय की बात ना करें, काम के घंटे तय करने की बात ना करें, अपने दिहाड़ी की बात ना करें। अभी देख लीजिए मज़दूर जो कुछ कानून हमारे स्थगित कर दिए गए। क्यों कर दिए गए? क्या हमारे पास ऐसी सूचनाएँ नहीं है कि किराएदारों से बाकायदा हर महीने का किराया माँगा गया? क्या हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है कि ऑटोमोबाइल में और प्राइवेट कंपनियों में, होटलों में काम करने वालों को घर भेज दिया गया अप्रैल से? उनको कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है अब तक और अभी भी कहा जा रहा है अक्टूबर से पहले मत आइएगा, उनका क्या होगा? तो कहीं न कहीं इस शिक्षा व्यवस्था में इन सारी बातों को हमको देखना होगा। मित्रों मैं बिल्कुल देखिए बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं, मैं बिल्कुल सब एक-एक सुझाव को देखूँगा। उम बिल्कुल मैंने तो सुबह भी कहा था ऋषि जी की मैं बड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ क्योंकि शिक्षा एक बड़ा नीरस विषय है और वो भी द दस्तावेज़ों पे कौन सुनता है? कौन बात करना चाहता है? लेकिन आपने मुझे समय दिया, मुझे इस बात के लिए बाध्य किया कि मैं इस पर अपनी बात रखूँ। दोस्तों मैं ही नहीं तमाम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं और इसमें चर्चा होनी चाहिए। एक-एक चैप्टर पे बात होनी चाहिए। अभी तो जो शिक्षकों की समस्याएँ हैं, उसपे एक सत्र हो सकता है। ये जो नया ढाँचा है, उसपे एक सत्र हो सकता है, बुनियादी जो ढाँचा रखा गया है। दूसरी बात हम विदेशी जो भाषाएँ हैं, उसपे एक सत्र हो सकता है।
हम अगर इसके पूरे की पूरी चैप्टरों को देखें, जैसे मेरे सामने रखा है दस्तावेज, तो स्कूल कॉम्प्लेक्स वाली जो बात आई है, उस पे एक बात हो सकती है कि आप कह रहे हैं 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होगा और उसके आस-पास के स्कूल उसके साथ जुड़ेंगे। अरे भाई, पड़ोस की स्कूल की अवधारणा को खत्म करने के वाले कौन होते हैं हम लोग? हम कौन होते हैं? क्या छोटे से छोटे बच्चे को अपने बिल्कुल नज़दीक स्कूल नहीं मिलना चाहिए? आप कह रहे हैं कि तमाम स्कूल ऐसे खुल गए हैं जिनमें 10 बच्चे भी नहीं रह गए हैं। लेकिन उस स्कूल के बगल में जो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ तो 700-800 बच्चे हैं। ये इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? तो वो जो ड्रॉप आउट जो बच्चे हो रहे हैं, उस पर एक सत्र हो सकता है। स्कूली शिक्षा का जो मानक है, उस पे एक सत्र हो सकता है। तो बहुत सारे सत्र हो सकते हैं, लेकिन अभी प्लीज़ बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं लगातार, बहुत सारे सवाल भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं अभी इसको बंद करूँगा ताकि अगली बार के लिए भी बहुत सारी बातचीत हो सके। मैं मुझे पता है मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं, मैं बहुत जल्दी में फटाफट, फटाफट, फट, फट, फट करके इसको रखा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी सारी की सारी बातें आ जाएँ और आधा समय मैं बातचीत के लिए दूँ, लेकिन नहीं हो पाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और हम फिर ज़रूर दोबारा मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद और बिल्कुल मैं वादा करता हूँ कि एक-एक कमेंट को मैं पढ़ूँगा, देखूँगा और जहाँ मुझे लगेगा मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगा। शुक्रिया, नमस्कार और फिर वही बात कि हिंदी ज़िंदगी, हिंदी है ज़िंदगी का भी आभार, आप सब लोगों का आभार कि आपने सुदूर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बारिश के बीच में बैठे हुए एक शिक्षक की बात को सुना, महसूस किया और अपने विचार भी यहाँ पर व्यक्त किए। बहुत-बहुत धन्यवाद और उन सभी साथियों का जो मेरे आग्रह पे, लिंक के आग्रह पे हम यहाँ पर जुड़े और जो इस समूह से जुड़े हुए हैं, ऋषि शर्मा जी से जुड़े हुए हैं, हिंदगी से जुड़े हुए हैं, वो भी आए। मैं सबका नाम नहीं ले पाया। मैं जानता हूँ, मैं देखूँगा सबको एक-एक करके। सबका बहुत-बहुत आभार। 15 मिनट ज़्यादा हो गए। नमस्कार, शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।